पहला भाग होगा दोस्तों जिसमें हम लोग बैलेंस शीट्स के बारे में समझेंगे। दूसरा भाग होगा रेशियो एनालिसिस को समझेंगे। और तीसरा भाग होगा दोस्तों प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को समझेंगे। तो ये तीन पार्ट में ये वीडियो हमारा डिवाइडेड है। तो एक एक पॉइंट को हम लोग ध्यान से समझेंगे। और दोस्तों आप यदि इस वीडियो को अंतिम तक देखते हैं तो इस पर जो भी आपका देखिए, इस टॉपिक से निश्चित रूप से आप एक केस स्टडी तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। हर एक साल इस पर केस स्टडी पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले अपना कंसेप्ट को क्लियर करेंगे ताकि केस स्टडी कुछ नहीं है। यदि आपका कंसेप्ट क्लियर है तो केस स्टडी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट to in order to clear the concept related to case studies, and then we will solve some case studies also. So let's begin with the first concept. देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट की। तो इसमें हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में क्या करते हैं, आप एक अंडरस्टैंडिंग लेते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल सिचुएशन का। ठीक है, और उस अंडरस्टैंडिंग का यूज आप कैसे कर सकते हैं, आप लैंडिंग डिसीजन कर सकते हैं। आप पहले किसी संस्था का फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है उसके बारे में पता करते हैं दोस्तों। और आपको जब पता चल जाता है कि हाँ ऐसा इसका सिचुएशन है, तो आप उस बेसिस पे उसके लैंडिंग डिसीजन को ले सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट की या फाइनेंशियल रिपोर्ट की बात आती है। तो बेसिकली ये एक फॉर्मल रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का, फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का, और किस चीज़ का, एक बिजनेस पोजीशन का या किसी पर्सन की पोजीशन का या अदर एंटिटी का। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नथिंग बट अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटीज़। ठीक है, एक फॉर्मल रिकॉर्ड है फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ का। अब दोस्तों फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक फॉर्मल रिकॉर्ड को रिप्रेजेंट करता है किसका, फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ एन एंटिटी का। ठीक है, तो ये एक रिटन रिपोर्ट होता है जो कि फाइनेंशियल स्ट्रेंथ को क्वांटिफाई करेगा, परफॉर्मेंस को क्वांटिफाई करेगा और किसी कंपनी के लिक्विडिटी को क्वांटिफाई करेगा। तो दोस्तों उसको हम लोग, इस इंफॉर्मेशन को हम लोग स्ट्रक्चर्ड मैनर में और एक फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं जिसको हम लोग आसानी से समझ सकें। यदि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो 4 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं जो कि मैनेजमेंट डिसीजन के से एक्कम्पनी हो जाते हैं। वो पहला है बैलेंस शीट, दूसरा है इनकम स्टेटमेंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तीसरा है कैश फ्लो स्टेटमेंट और चौथा है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ठीक है, तो दोस्तों यदि हम बैलेंस शीट के स्टेटमेंट की बात करें तो बैलेंस शीट स्टेटमेंट जो है एक कंपनी का एसेट होता है, कंपनी का लायबिलिटीज होता है या ऑनर्स इक्विटी होता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम में उसको रिपोर्ट करता है। बैलेंस शीट कंपनी के एसेट को दिखाता है, लायबिलिटीज़ को दिखाता है और शेयर होल्डर के इक्विटी को दिखाता है। एसेट तो देखिए कॉमनली क्या होता है कि एसेट और लायबिलिटी आपका बराबर होता है। इसमें कहा जाता है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। ठीक है, तो एसेट सेक्शन में क्या क्या आता है, कैश एंड इक्विवेलेंट आएगा। ठीक है, विच शुड इक्वल द बैलेंस फॉर्म एट द एंड ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो बैलेंस शीट क्या आपको दिखाता है कि चेंजेस इन ईच मेजर अकाउंट, मतलब मेजर अकाउंट में क्या क्या चेंज आया। और जो नेट इनकम आता है इनकम स्टेटमेंट से, ठीक है, वो बैलेंस शीट में चला जाता है एज अ चेंज इन रिटेन अर्निंग। तो जो हम लोग इसको आगे देखेंगे। दूसरा जो मैंने आपको बताया वो है इनकम स्टेटमेंट, जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं, PLN रिपोर्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये करता है कंपनी का इनकम, कंपनी का एक्सपेंस, कंपनी का प्रॉफिट किसी स्टेटेड पीरियड में। दोस्तों अंतर को समझिए, जब हम बैलेंस शीट की बात कर रहे हैं तो एक पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो रही है। यहाँ पे देखिए बात किसकी हो रही है, ओवर स्टेटेड पीरियड। ठीक है, तो इसमें इन्फॉर्मेशन क्या होता है कि इंटरप्राइज के ऑपरेशन से रिलेटेड, इसमें सेल्स एंड वेरियस एक्सपेंसेस जो इनकर होते हैं उसको हम लोग यहाँ पे शो करते हैं अपने इनकम PLN अकाउंट में। दोस्तों तीसरा जो कंसेप्ट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होता है कि नेट इनकम को लेता है और उसको एडजस्ट करता है फॉर एनी नॉन कैश एक्सपेंसेस। ठीक है, तो देन यूजिंग चेंज इन बैलेंस शीट यूजेज एंड रिसीट ऑफ कैश इज फाउंड। दोस्तों कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या डिस्प्ले करता है कि चेंज इन कैश पर पीरियड। ठीक है, तो किसी भी पीरियड में कैश में कितना चेंज आया, बिगनिंग बैलेंस कितना था, एंडिंग बैलेंस कितना था, ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट शो करता है। ठीक है, यानी कि कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें प्रेजेंट करता है कैश के मूवमेंट को और बैंक बैलेंस ओवर अ पीरियड। तो आपको थोड़ा थोड़ा अंतर क्लियर हो रहा होगा कि बेसिकली क्या अंतर है। अब दोस्तों हम बैलेंस शीट की हम लोग थोड़ा डिटेल डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर एसेट आएगा, लायबिलिटी आएगा और इक्विटी आएगा। अब एसेट क्या होता है, एसेट ऐसा कुछ भी जिसका वैल्यू हो और कंपनी खरीदे उसे। लायबिलिटी क्या होता है, इसके अंदर कुछ डेप्ट होते हैं, कुछ उधार होते हैं जो कि कंपनी दूसरे से ली होती है। कैपिटल इक्विटी क्या होता है कि जो शेयर होल्डर का अमाउंट इन्वेस्टेड है उसे कैपिटल इक्विटी कहते हैं। तो 3 चीज़ समझ में आ गया आपको, एसेट क्या है, लायबिलिटी क्या है और कैपिटल और इक्विटी क्या है। दोस्तों किसी बैलेंस शीट की यदि हम बात करें तो एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये फॉर्मूला को याद रखिएगा, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस इक्विटी। मैं आपको जहाँ भी जरूरत होगा वहाँ पे मैं एग्जाम्पल से क्लियर करते चलूँगा कंसेप्ट को। एसेट एक ऐसा टूल है जिसके थ्रू इनकम इन अ बिजनेस इज अर्न, इसके थ्रू आप बिजनेस में इनकम अर्न करते हैं। एसेट को हम लोग यूज ऑफ फंड भी कहते हैं या एप्लीकेशन ऑफ फंड भी कहते हैं और इनका डेबिट बैलेंस होता है।
एसेट बेसिकली एक रिसोर्सेज होता है कंपनी का और उसका फ्यूचर इकोनॉमिक वैल्यू होता है दोस्तों। एसेट को हम लोग ग्रुप करते हैं करंट एसेट में और लॉन्ग टर्म एसेट में, ठीक है, ताकि हम लोग आसानी से हर एक एसेट के लिक्विडिटी के ईज को रिप्रेजेंट कर सकें। तो एक हमारा होता है करंट एसेट और एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट, ठीक है। तो एसेट और कैटेगराइज इनटू, अब देखिए एक और तरीका है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट, टेंजिबल एसेट और इनटेंजिबल एसेट, ठीक है दोस्तों। टेंजिबल एसेट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट इन अदर एसेट में, ताकि हम लोग ईज ऑफ लिक्विडिटी ईच एसेट को रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक है। तो टेंजिबल एसेट में क्या क्या पार्ट आएगा, करंट एसेट आएगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म एसेट आएगा और फिर आपका दोस्तों अदर एसेट आएगा, ये हमारा टेंजिबल का पार्ट है। और दोस्तों यदि नॉन टेंजिबल की बात करें, नॉन टेंजिबल में हमारा ट्रेडमार्क आएगा, कॉपीराइट आएगा, गुडविल आएगा, ये हमारा नॉन टेंजिबल एसेट का पार्ट है। सो ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, गुडविल, दीज आर पार्ट ऑफ नॉन टेंजिबल एसेट एंड करंट एसेट, लॉन्ग टर्म एसेट और अनदर एसेट आर पार्ट ऑफ टेंजिबल एसेट, ठीक है दोस्तों। सिंपल सी बात है, आप इसको ऐसे समझिए ना, टेंजिबल मीन्स क्या होता है, जिसको आप टच कर सकते हैं, जिसको आप टच कर सकते हैं उसे हम टेंजिबल कहते हैं। तो करंट एसेट में जो भी कंपोनेंट्स होंगे दैट कैन बी फील, दोस्तों इसको हम केवल फील कर सकते हैं, जैसे ट्रेडमार्क हुआ, कॉपीराइट हुआ, गुडविल हुआ, ये सब हमारा इनटेंजिबल एसेट होता है दोस्तों। करंट एसेट की यदि हम बात करें, इसमें क्या होता है, इसमें हमारा कैश आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, जिसको हम लोग कैश विद इन अ ईयर कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, यही हमारा करंट एसेट का पार्ट होता है। उसके बाद दोस्तों यदि हम बात करें लॉन्ग टर्म एसेट की, अभी मैंने आपको बताया ना, एक होता है करंट एसेट, एक होता है हमारा लॉन्ग टर्म एसेट, है ना, एसेट का दो पार्ट होता है। तो लॉन्ग टर्म एसेट में को हम लोग फिक्स एसेट भी कहते हैं, इसके अंदर लैंड आएगा, बिल्डिंग आएगा, मशीनरी आएगा, ठीक है, इसको ब्लॉक एसेट भी कहा जाता है। तो आपको एसेट का पार्ट समझ में आ गया। तो एसेट के पार्ट में हमने क्या देखा, एक हमने देखा करंट एसेट, इसको तुरंत आप कैसे बदल सकते हैं, एक हमने देखा लॉन्ग टर्म एसेट, इसमें टाइम लगता है, इसको फिक्स एसेट भी कहते हैं, ठीक है। फिर आपने क्या देखा एसेट में, एक आपने देखा टेंजिबल एसेट और एक आपने देखा नॉन टेंजिबल एसेट। चलिए, टेंजिबल एसेट में आपने एग्जांपल देखा, नॉन टेंजिबल एसेट में एग्जांपल देखा। दोस्तों यदि हम बात करें लायबिलिटीज़ की, ठीक है, लायबिलिटीज़ की यदि हम बात करें तो लायबिलिटीज़ बेसिकली डेब्ट होता है जो कि बिजनेस ऑन करती है। तो ये क्लेम होता है किसका, क्रेडिटर का, अगेंस्ट द एसेट ऑफ द बिजनेस। लायबिलिटी को भी आप करंट या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में डिवाइड कर सकते हैं। करंट लायबिलिटी में वैसा अकाउंट पेबल आएगा, एक्रूड एक्सपेंसेस आएगा, मतलब वैसा एक्सपेंस जो कि जमा होते आया है अभी तक, टैक्सेस पेबल आएगा, करंट ड्यू विद इन 1 ईयर पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट, एनी अदर ऑब्लिगेशन ड्यूरिंग विद इन 1 ईयर। तो नाम ही है करंट लायबिलिटी इसीलिए। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में वैसा डेब्ट आएगा जिसको बिजनेस रिपे करेगी मोर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये हमारा लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का पार्ट है। तो करंट लायबिलिटी में जिसको आप 1 साल के अंदर उस ऑब्लिगेशन को आप रिपेमेंट कर सकते हैं, वो हमारा करंट लायबिलिटी का पार्ट है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी में जिसका मोर देन 1 ईयर मस्ट बी रिपेड बाय बिजनेस मोर देन 1 ईयर। दोस्तों इसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट है वो हमारा नेटवर्थ का है, जिसे हम लोग ऑनर सिक्योरिटी कहते हैं। ऑनर सिक्योरिटी क्या होता है, व्हेन इट्स सोल प्रोप्राइटरशिप, समटाइम इज ऑल्सो कॉल्ड एज द बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी। इसे हम लोग बुक वैल्यू ऑफ द कंपनी भी कहते हैं नेटवर्थ को। क्यों, क्योंकि ऑनर सिक्योरिटी जो होता है वो होता है रिपोर्टेड एसेट माइनस रिपोर्टेड लायबिलिटी। चलिए, इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट पार्ट है वो है हमारा लायबिलिटीज एंड ऑनर सिक्योरिटी। इसके अंदर जितने भी डेब्ट्स हैं, जितने भी ऑब्लिगेशंस हैं जो कि बिजनेस ने ऑन किए हुए हैं किसी आउटसाइड क्रेडिटर को, प्लस ऑनर्स इक्विटी, ये आते हैं। तो लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी में क्या आता है दोस्तों, जो भी हमारा डेब्ट है या ऑब्लिगेशन है जो कि बिजनेस ऑन कर रही है आउटसाइड क्रेडिटर को, ठीक है, वो आता है, और प्लस ऑनर सिक्योरिटी आता है। तो इसे हम लोग लायबिलिटीज़ कहते हैं, लायबिलिटीज एंड ऑनर इक्विटी। चलिए, तो ये सब कंसेप्ट क्लियर रखना है आपको। तो एक बैंकर जो है बैलेंस शीट का यूज़ क्यों करता है, तो इसको कुछ इंडिकेटर्स जानना होता है उसके लिए। अब देखिए इंडिकेटर्स क्या क्या है। पहला इंडिकेटर्स में आता है लिक्विडिटी ग्रुप, इसमें आएगा करंट रेशियो, क्विक रेशियो, नेट वर्किंग कैपिटल गैप। उसके बाद दोस्तों सॉल्वेंसी आएगा या लिवरेज ग्रुप कहते हैं, इसमें डेब्ट इक्विटी रेशियो रहेगा, नेट वर्थ रहेगा, टेंजिबल नेट वर्थ रहेगा, एक्टिविटी रेशियो आता है, स्टॉक टू रेशियो, डेब्टर वेलोसिटी रेशियो, क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो। अब दोस्तों थोड़ा मैं इसका फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है, इसे हम लोग एसिड टेस्ट रेशियो भी कहते हैं, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो है नेट वर्किंग कैपिटल का, जिसे NWC कहते हैं। इसमें करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी होता है, या लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस भी आप कह सकते हैं, ठीक है। फिर दूसरा नेक्स्ट फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल गैप का, शॉर्ट में हम लोग WCG भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, करंट एसेट माइनस CLOBB मतलब CL अदर देन बैंक बोरोइंग, CLOBB होता है ये। फिर नेट वर्थ होता है हमारा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, टेंजिबल नेट वर्थ होता है नेट वर्थ माइनस इंटेंजिबल एसेट, स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है। दोस्तों इस सभी को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक एक चीज़ को, अभी जस्ट मैं आपको फॉर्मूला रिवाइंड करा रहा हूँ। स्टॉक टर्नओवर रेशियो होता है नेट सेल अपॉन स्टॉक वैल्यू, डेब्टर वेलोसिटी रेशियो होता है डेब्टर इंटू 12 मंथ अपॉन नेट सेल,
क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो होता है क्रेडिटर इंटू 12 मंथ अपॉन परचेज, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो होता है लॉन्ग टर्म डेब्ट अपॉन टेंजिबल नेट वर्थ। अभी आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको कैसे याद रखना ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी आप बस देखते जाइए कि हाँ ऐसा भी नाम का कोई चीज़ है। जस्ट आई एम गिविंग यू द इंट्रोडक्शन, ओके। इन नटसेल आई एम टेलिंग यू व्हाट आर द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच वी आर गोइंग थ्रू इन दिस लेसन, ओके। सो यू आर जस्ट गोइंग, आप ये समझ रहे हैं कि बैलेंस शीट का यूज आखिर बैंकर क्यों करते हैं, तो ये सभी रेशियो को पता लगाने के लिए। अब देखिए दोस्तों, आप एक चीज़ नोटिस कीजिए कि NWC क्या है हमारा, नेट वर्किंग कैपिटल। आप NWC कैसे निकालते हैं, CA माइनस CL करके, ये करते हैं ना, ठीक है। तो NWC को आप CA माइनस CL से निकाल सकते हैं, लेकिन अर्थमेटिकली ऐसे कर सकते हैं, लेकिन मार्जिन को जो रिप्रेजेंट करता है वो बोरोवर का अपना फंड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज दैट इफ यू कैलकुलेट NWC विदिन लॉन्ग टर्म रिसोर्स, ठीक है। तो देखिए बेसिकली ये जो मार्जिन है NWC जो आपका नेट वर्किंग कैपिटल है, मार्जिन क्या रिप्रेजेंट करता है, बोरोवर्स ऑन फंड, बोरोवर्स का अपना फंड को रिप्रेजेंट करता है। तो आप NWC को लॉन्ग टर्म आइटम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। दोस्तों यदि हम बात करें प्रीपेड एक्सपेंस की, तो प्रीपेड एक्सपेंस बेसिकली क्या होता है समझने का प्रयास कीजिए। ये एक फ्यूचर एक्सपेंस है जिसको हमने अभी एडवांस में पेमेंट कर दिया, इसीलिए हम लोग करंट एसेट की तरह से ट्रीट करते हैं। मतलब आगे आगे आने वाला हमारा खर्चा था, लेकिन हमने उसे क्या कर दिया, आज ही के डेट में उसे पेमेंट कर दिया, इसीलिए प्रीपेड एक्सपेंस किसका पार्ट होता है, करंट एसेट का पार्ट होता है, ये ध्यान रखिएगा। दोस्तों एक होता है प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस, वैसा एक्सपेंस होता है जो कि कंपनी इनकर करती है बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल ऑपरेशन, कमर्शियल ऑपरेशन को शुरुआत होने से पहले या बिफोर स्टार्टिंग टू अर्न इनकम। तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस से अलग है, समझ में आया। प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस अलग है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस अलग है। इसके बाद दोस्तों प्रिलिमिनरी एक्सपेंस को हम लोग फॉर्मेशन एक्सपेंस भी कहते हैं, वैसा एक्सपेंस होता है जो कि किसी कंपनी के इनकॉर्पोरेशन से पहले या कमिटमेंट से पहले खर्चा होता है। तो ये जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है और ये जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, ये इंटेंजिबल एसेट में आता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब इंटेंजिबल एसेट में आता है दोस्तों, क्योंकि ये सब हमारा क्या है, दीज आर एक्सपेंस विच आर इनकर्ड बाय कंपनी बिफोर कमेंसमेंट। तो ये एक्सपेंस लग चुका है ना, इसीलिए एसेट है, इंटेंजिबल एसेट का पार्ट है। दोस्तों मैं एक ही चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अभी जो आपको क्वेश्चन मिलेगा बैलेंस शीट देखने का, तो आप उसे समझ पाएंगे कि हाँ ये टेंजिबल एसेट में है, ये इंटेंजिबल एसेट में है, ये करंट एसेट में आएगा, ये सब आपको क्लियर रखना है। तो अभी तक मैंने आपको क्या बताया, मैं आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। मैंने आपको 3 चीज़ समझाया अभी तक। देखिए एक चीज़ मैंने आपको बताया कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है, ठीक है, प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो हमारा होता है करंट एसेट, ठीक है। दूसरा चीज़ मैंने आपको बताया कि जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ, वो होता है दोस्तों हमारा इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस भी इंटेंजिबल एसेट होता है। दोस्तों प्रीपेड एक्सपेंस और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आपस में इंटर होता है, और लेकिन ये दोनों के दोनों एसेट साइड में होते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया, NWC को हम लोग CA माइनस CL के फॉर्मूला से निकालते हैं, और मार्जिन जो होता है वो बोरोवर्स का अपना फंड को दिखाता है, इसीलिए NWC को हम लोग एक लॉन्ग टर्म आइटम से भी शो कर सकते हैं। तो NWC का फॉर्मूला है लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो NWC का आपने 2 फॉर्मूला देखा, NWC निकालने का एक फॉर्मूला आपने क्या देखा, आपने देखा CA करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, दूसरा फॉर्मूला आपने क्या देखा, लॉन्ग टर्म सोर्स माइनस लॉन्ग टर्म यूजेस। चलिए आगे हम लोग फॉर्मूला इसको यूज करेंगे इन सभी फॉर्मूले को। अब दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जिससे आपका कंसेप्ट जो प्रीवियस इशू में मैंने आपको कंसेप्ट बताया उसको क्लियर करने के लिए एक सिंपल सैम्पल बैलेंस शीट है, ताकि आपको कंसेप्ट में समझा सकूँ। आइए जो भी फॉर्मूला हम लोग है सबको यूज करना सीखते हैं। तो ये बैलेंस शीट्स को हम लोग समझ रहे थे। देखिए लायबिलिटीज में आपका कैपिटल है, जनरल रिजर्व्स है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, लायबिलिटीज इन OCC है, क्रेडिटर है, प्रोविजन फॉर टैक्स है, डिविडेंड प्रपोजल है, टोटल आपका 5,50,000 का लायबिलिटी है। एसेट में आपका लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, टोटल फिक्स एसेट है, गुडविल है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है, कैश है, रिसीवेबल है, स्टॉक है, प्रीपेड एक्सपेंस है, टोटल बराबर है। अदर इन्फॉर्मेशन आपको नेट सेल दिया हुआ है, परचेजेस दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, ठीक है। और दोस्तों अब आपको कुछ क्वेश्चन का आंसर देना है। पहले आप करंट एसेट बताइए। दोस्तों करंट एसेट का करंट एसेट को एक बार आप दोबारा देखिए, करंट एसेट के कंसेप्ट को मैंने आपको समझाया है ऊपर, ठीक है, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो, ठीक है। तो देखिए करंट एसेट में मैंने क्या क्या बताया था आपको, कि वैसा कैश आएगा, अकाउंट रिसीवेबल आएगा, प्रीपेड एक्सपेंस आएगा, जिसको आप 1 साल में कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारा करंट एसेट का पार्ट है। आप जरा आ जाइए इस बैलेंस शीट पे, ठीक है, आप इस बैलेंस शीट पे आ जाइए दोस्तों। बताइए दोस्तों इस बैलेंस शीट को देखकर आपको क्या लगता है, एसेट साइड में जरा आ जाइए। ये तो हमारा फिक्स एसेट है ना, ये भी हमारा फिक्स एसेट है, ये भी हमारा फिक्स एसेट है। दोस्तों गुडविल जो है हमारा इंटेंजिबल एसेट है, प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस अभी मैंने आपको बताया इंटेंजिबल एसेट होता है, कैश जो है वो करंट एसेट है, रिसीवेबल बुक डेट बता सकते हैं आप, स्टॉक इन्वेंट्री बता सकते हैं, प्रीपेड एक्सपेंस भी हमारा करंट एसेट है। तो दोस्तों करंट एसेट में क्या क्या आया हमारा, तो एक तो हमारा कैश आएगा, एक देखिए स्टॉक भी हमारा करंट एसेट है, ठीक है, कैश, रिसीवेबल,
स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस, दीज फोर आर करंट एसेट। ओके, सो आपको सबको ऐड कर देना है। तो देखिए करंट कैश आपका 250, रिसीवेबल है 1,25,050, उसके बाद आपका ये स्टॉक है 1,28,200 और प्रीपेड एक्सपेंस है 1,500। सभी को जोड़ दीजिए तो 2,55,000 आपको करंट एसेट मिल जाएगा। चलिए पहला पार्ट तो हमने निकाल लिया। अब बात करते हैं क्विक एसेट का। दोस्तों क्विक एसेट कैसे निकालते हैं, तो क्विक एसेट में देखिए स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंस को नहीं लेते हैं, क्योंकि देखिए इसकी लिक्विडिटी उतनी अच्छी नहीं है जितनी लिक्विडिटी इसका है। तो आपसे क्विक एसेट की जब हम बात करते हैं तो हम केवल वही एसेट लेंगे जिसका लिक्विडिटी परफेक्ट है। ठीक है, मैंने आपको समझाया भी है दोस्तों क्विक एसेट का फॉर्मूला मैं अभी आपको यहाँ बताया था, एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, क्विक एसेट में आपको बताया दोस्तों जिसकी परफेक्ट लिक्विडिटी होती है उसे ही हम लोग क्विक एसेट में इंक्लूड करते हैं, क्विक एसेट। ठीक है, तो यहाँ पे कैश और रिसीवेबल जो है उसकी लिक्विडिटी काफ़ी अच्छी है, उसको हम लोग तुरंत का तुरंत कैश में बदल सकते हैं, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड क्विक एसेट। तो क्विक एसेट में आपका आ जाएगा 1,25,300। अब आते हैं करंट लायबिलिटी में। तो दोस्तों करंट लायबिलिटी का एक बार कंसेप्ट एक बार देख लीजिए दोबारा। ठीक है, तो करंट लायबिलिटी मैंने आपको क्या क्या बताया था। तो दोस्तों देखिए करंट लायबिलिटी में आपको बताया था मैंने कि एक आपका अकाउंट पेबल आएगा, एक एक्रूड एक्सपेंस आएगा, टैक्सेस पेबल आएगा, जो भी करंट ड्यू है विद इन 1 पोर्शन ऑफ 1 ईयर, ये सब आएगा। ठीक है, तो आइए जरा देखते हैं इस पार्टिकुलर बैलेंस शीट में हमें क्या क्या चीज़ है जो कि करंट लायबिलिटी का पार्ट आपको दिखता है। आइए जरा देखते हैं। देखिए आपका करंट लायबिलिटी का जो पार्ट होगा दोस्तों, ये कैपिटल और जनरल रिजर्व जो दोस्तों दिस आर नॉट पार्ट ऑफ करंट लायबिलिटी, दिस आर पार्ट ऑफ योर ऑनर फंड्स, दैट इज कॉल्ड इक्विटी। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट बैलेंस है, टर्म लोन फ्रॉम बैंक, लायबिलिटी एंड ओसीसी। तो दोस्तों देखिए करंट लायबिलिटी का पार्ट होगा आपका ओसीसी, ठीक है, प्लस क्रेडिटर प्लस प्रोविजन फॉर टैक्स प्लस डिविडेंड प्रपोज। तो ओसीसी आपका है 38,000, फिर क्रेडिटर है दोस्तों आपका 26,000, फिर 9,250 प्रोविजन फॉर टैक्स है और डिविडेंड प्रपोज है 15,000। ये नीचे का जितना भी है दोस्तों मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये आपका लायबिलिटी इन ओसीसी। ठीक है, ये आपका हो जाएगा आपका करंट लायबिलिटी, क्रेडिटर हो जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स हो जाएगा, डिविडेंड प्रपोज हो जाएगा। सो दीज आर करंट लायबिलिटी। दोस्तों आप पूछेंगे टर्म लोन को क्यों नहीं लिया, तो दोस्तों टर्म लोन जो होता है उसका पीरियड ज़्यादा होता है ना, तो वो 1 साल के अंदर आपको लायबिलिटी 1 साल के अंदर नहीं चुकाना है, दैट्स नॉट, दिस डिमांड लोन हो सकता है, टर्म लोन नहीं हो सकता है दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों यहाँ तक आपको क्लियर है, तो नेक्स्ट जो हमसे पूछा गया है वो है करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला मैं आपको क्या बताया था, CA अपॉन CL। तो CA हमने निकाला है, CA कितना निकाला है दोस्तों 2,55,000 और 88,250, तो 2.89:1। क्विक रेशियो का फॉर्मूला बताया, क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, तो ये मिल जाएगा 1.42:1। अब दोस्तों नेट वर्किंग कैपिटल निकाला है तो CA माइनस CL कर लीजिए, तो 1,60,750। अब दोस्तों आपको यदि निकालना है करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, तो CL में से आप बैंक बोरोइंग को घटा दीजिए। बैंक बोरोइंग कितना है दोस्तों आपका, तो ये जो OCC है यही हमारा बैंक बोरोइंग है। ठीक है, तो इसे हम लोग क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमारा माइनस करने के बाद मिलेगा 50,250। तो वर्किंग कैपिटल गैप कैसे निकालते हैं, तो नेट वर्किंग कैपिटल माइनस CLOBB। करंट लायबिलिटी इसका फुल फॉर्म याद है, करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, तो आपको ये मिल जाएगा 2,04,750। अब दोस्तों नेटवर्थ निकालना है, नेटवर्थ का फॉर्मूला एक बार दोबारा देख लीजिए, मैंने समझाया है दोस्तों नेटवर्थ का फॉर्मूला। देखिए यहाँ पे नेटवर्थ में क्या बताया, ऑनर्स का इक्विटी होता है। ठीक है, जब तो ये बुक वैल्यू होता है कंपनी का, इसमें आपका क्या होता है, इसमें आपका 2 चीज़ आता है दोस्तों। यदि हम बात करें नेटवर्थ का, तो इसमें आपका प्रीपेड एक्सपेंस, ये आपका इसमें नेटवर्थ में आपका दोस्तों जो भी अमाउंट होता है, जो कैपिटल होता है वो आता है, और प्लस रिजर्व्स होता है दोस्तों। ठीक है, जो भी कैपिटल रिजर्व्स होता है वो इसका पार्ट होता है। चलिए यहाँ देखिए ना लिखा हुआ है नेटवर्थ इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रिजर्व्स, यही कंसेप्ट है। ठीक है, तो नेटवर्थ का में आप देखिए कैपिटल कितना है, देखिए कैपिटल दिया हुआ है यहाँ पे, कैपिटल देखिए यहाँ पे कैपिटल आपको दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 3 लाख कैपिटल है और 55,000 आपका जनरल रिजर्व्स है, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको नेटवर्थ मिल जाएगा। नेटवर्थ कितना मिलेगा, 3,55,000। ठीक है, और प्लस प्लस ये पीएल अकाउंट में जो क्रेडिट बैलेंस है वो भी नेटवर्थ का पार्ट होता है, तो ये आपका नेटवर्थ हो गया। अब उसको इंटेंजिबल एसेट निकालना है, तो इंटेंजिबल एसेट में गुडविल आ जाएगा और प्लस प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस आएगा, तो 30,000 हो जाएगा। फिर नेट टेंजिबल नेटवर्थ निकाल लीजिए, टेंजिबल नेटवर्थ के लिए क्या करना है, नेटवर्थ में से इंटेंजिबल एसेट को माइनस कर दीजिए, तो वो आपको मिल जाएगा 3,31,750। दोस्तों DER निकालना है, तो लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन TMW। लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है, लॉन्ग टर्म डेप्ट है दोस्तों वो आपका 1 लाख। सिंपल सी बात है, लॉन्ग टर्म डेप्ट आप कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखिए लॉन्ग टर्म डेप्ट आपका बेसिकली एक तरह यही तो आपका लॉन्ग टर्म डेप्ट। ठीक है, लॉन्ग टर्म डेप्ट, तो ये आपका है टर्म लोन जो है वही लॉन्ग टर्म डेप्ट है।
1 लाख का लॉन्ग टर्म डेप्ट है और TNW हमने ऊपर निकाला, टेंजिबल नेटवर्थ निकाला, तो उसको आप डिवाइड कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा 0.30:1। स्टॉक टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए नेट सेल अपॉन स्टॉक निकालना है, 11.70 आएगा। डेब्टर वेलोसिटी रेशियो का डेब्टर अपॉन नेट सेल इंटू 12 आएगा, 1 मंथ आएगा। क्रेडिटर वेलोसिटी रेशियो के लिए आपको 0.3 मंथ आएगा। NWC को एक और तरीके से निकाल सकते हैं, लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म यूज। तो लॉन्ग टर्म फंड क्या क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए एक और तरीका मैं बता रहा हूँ NWC निकालने के लिए। तो एक तरीका आपको बताया मैंने NWC का कि CA माइनस CL से निकाल लीजिए। एक तरीका है कि लॉन्ग टर्म फंड माइनस लॉन्ग टर्म सोर्स। तो लॉन्ग टर्म फंड को हम लोग लॉन्ग टर्म सोर्स भी कहते हैं। तो LTS जो है आपका कैपिटल आएगा, रिजर्व्स आएगा, PL के टर्म लोन आएगा। तो ये हमारा इतना हो गया। और दोस्तों LTU होता है दोस्तों फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन प्लस इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, लॉन्ग टर्म यूज जिसको बोलते हैं। तो फिक्स एसेट तो लॉन्ग टर्म यूज, लेकिन डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो फिक्स एसेट आफ्टर डेप्रिसिएशन कितना है, लैंड प्लस बिल्डिंग प्लस प्लांट एंड मशीनरी माइनस डेप्रिसिएशन, तो ये आपका हो जाएगा। और इंटेंजिबल एसेट कितना है आपका, ठीक है, तो इंटेंजिबल एसेट आपका, तो आपको टोटल मिल जाएगा। वो तो देखिए दोनों का वैल्यू सेम आएगा, CA माइनस CL से निकालिए या आप इसके थ्रू निकालिए, ठीक है। तो दोनों का मेथड सेम है। और एक चीज़ मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है और जो प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस है वो हमारा इसके बीच का डिफरेंस, ठीक है। और दोस्तों ये फ्यूचर एक्सपेंस है करंट एसेट में लेते हैं और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस को कहाँ लेते हैं हम लोग, इंटेंजिबल एसेट में लेते हैं। ये सभी चीज़ें मैंने आपको बताया है दोस्तों। इसके अलावा एक और कंसेप्ट मैंने आपको बताया कि जो फिक्स ओरिजिनल वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट आपको दिया हुआ है, ठीक है, लेकिन जो एसेट का वैल्यू निकालते हैं तो हम लोग डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करते हैं, है ना, उसको नेट ब्लॉक कहते हैं। जैसे लैंड बिल्डिंग का इतना दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी इतना दिया हुआ है, तो उसको ग्रॉस ब्लॉक कहते हैं। और इधर डेप्रिसिएशन घटा देंगे तो उसको बोलेंगे नेट ब्लॉक। तो इसको हम लोग नेट ब्लॉक लेते हैं जब बैलेंस शीट लेना होता है। तो इसी ध्यान रखिएगा दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों आपको कंसेप्ट सब क्लियर हो गया होगा कि इसमें इस बैलेंस शीट को देखकर आप पता लगा सकते हैं कि कौन सा हमारा फिक्स एसेट है, कौन सा इंटेंजिबल एसेट है, कौन सा करंट एसेट है, कौन सा करंट लायबिलिटी है, और कैसे उसे यूज करते हैं हम लोग डिफरेंट कंपोनेंट्स को कैलकुलेट करने में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अपने नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है दोस्तों हमारा, अब दोस्तों जो भी रेशियो हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले स्लाइड में देखा था, उसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट बिगिन विद करंट रेशियो। हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों किस रेशियो से, करंट रेशियो से शुरुआत करते हैं दोस्तों। तो देखिए करंट रेशियो के बारे में बस जस्ट मैं आपको अभी तक फॉर्मूला बताया हूँ। करंट रेशियो एक बेसिकली लिक्विडिटी रेशियो है, क्योंकि कंपनी की एबिलिटी को मेजर करता है कि वो करंट लायबिलिटी को पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। किससे, तो जो उसने कैश जनरेट किया है अपने करंट एसेट से। तो दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है CA/CL, मतलब करंट एसेट से जितना भी कैश उस कंपनी ने जनरेट किया है उससे क्या वो अपने करंट लायबिलिटी को फुलफिल ये क्या कहते हैं पे कर पाएगी, ये बताता है। तो करंट एसेट वैसा एसेट होता है जिसको आप कैश में बदल सकते हैं विद इन नॉर्मल ऑपरेटिंग ईयर और 1 ईयर। और करंट लायबिलिटी वैसा ऑब्लिगेशन होता है जिसको सेटलमेंट होता है, जिसको सेटल करना होता है विद इन नेक्स्ट 12 मंथ। इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, करंट एसेट का एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो दोस्तों आपने देखा कि जो प्रीपेड एक्सपेंस है वो इसका एग्जांपल है करंट एसेट का। आपने देखा दोस्तों कि जो भी हमारा कैश है, कैश आपका इसका एक एग्जांपल है, ठीक है, कैश बेसिकली इसका एक एग्जांपल है प्रीपेड एक्सपेंस का, ठीक है। तो कैश हुआ आपका, प्रीपेड एक्सपेंस हुआ। उसके अलावा दोस्तों एक और दो एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं इस बैलेंस शीट में। तो आप यहाँ देखिए बुक डेप्ट हो गया, स्टॉक हो गया, तो ये सभी हमारे जो हैं करंट एसेट में आते हैं, ठीक है। और करंट लायबिलिटी में आपने देखा दोस्तों कुछ एग्जांपल आपने देखा, करंट लायबिलिटी का भी एग्जांपल देखा। तो वैसा ऑब्लिगेशन होता है जिसको हमको सेटल करना होता है विद इन 12 मंथ में, ठीक है। तो दोस्तों आप देखिए जो करंट रेशियो है वो करंट लायबिलिटी का आपको यदि एग्जांपल देखना है तो दोबारा आप देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ जो CL मैंने लिखा है ना, लायबिलिटी इन OCC, फिर क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स, डिविडेंड प्रपोज्ड, तो दीज आर करंट लायबिलिटी। दोस्तों आपको क्या करना है कि ये जो करंट रेशियो है वो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी को कंपेयर करता है और हमको ये बताता है कि क्या करंट एसेट हमारे पास इनफ है कि हम करंट लायबिलिटी को सेटल कर सकें। तो एक कोई सिंगल गुड करंट रेशियो नहीं है, क्योंकि रेशियो मीनिंगफुल तब होता है जब हमको हम लोग दूसरे कंपटीटर के रिस्पेक्ट में एनालाइज करें। अब दोस्तों मैं आपको एनालिसिस करना सिखाता हूँ। तो यदि मान लीजिए करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज़्यादा है, दैट मीन्स यदि CA आपका CL से ज़्यादा है, ठीक है, इसे आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों इसे आप क्या समझेंगे कि जो रेशियो है वो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है। और ये सिचुएशन डिजायरेबल है कि हाँ हमारे पास सफिशिएंट करंट एसेट है कि हम अपने ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सकें। यदि दोनों बराबर है दोस्तों तो आपके पास ये कर सकते हैं कि आपके पास करंट एसेट उतना ही है जितना आप अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को पे कर सकते हैं। यदि आपका रेशियो लेस देन 1 है तो ये प्रॉब्लम वाला सिचुएशन है। क्यों, क्योंकि कंपनी के पास इनफ पैसा है ही नहीं कि अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर सके। तो करंट रेशियो जो CR जो 1 है वो सेफ है, क्योंकि इसमें मतलब हुआ कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी ज़्यादा है और कंपनी को लिक्विडिटी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेगी।
इसीलिए इसे लिक्विडिटी रेशियो कहते हैं, है ना। लिक्विडिटी समझते हैं ना कि कितना आपके पास शॉर्ट टर्म में कैश अवेलेबल है, ये हमारा लिक्विडिटी होता है। अब दोस्तों करंट रेशियो यदि 1 से कम है, इसका मतलब कि करंट लायबिलिटी, अब देखिए ना, कुछ सोचिए ना, ये करंट एसेट है, ये करंट लायबिलिटी है, ये 1 से कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि CA लेस देन CL, मतलब करंट लायबिलिटी आपका करंट एसेट से ज़्यादा है, इस कारण से लिक्विडिटी प्रॉब्लम आ सकता है। तो इसीलिए क्या कहा जाता है कि जितना ज़्यादा करंट रेशियो रहेगा उतना ही बेटर है, ये ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों राइजिंग करंट रेशियो गुड नहीं है, ठीक है, और फॉलिंग करंट रेशियो बैड नहीं है, ठीक है। तो एक वेरी हाई करंट रेशियो से क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आइडल या अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है कंपनी में, है ना। तो ऐसा देखिए, बहुत ज़्यादा भी करंट रेशियो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। यदि ज़्यादा करंट रेशियो है, बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमारे पास आइडल या अंडर यूटिलाइज रिसोर्स है हमारी कंपनी में, क्योंकि मोस्ट ऑफ द करंट एसेट डू नॉट अर्न एनी रिटर्न और अर्न अ वेरी लो रिटर्न एज कम्पेयर टू लॉन्ग टर्म एसेट। दोस्तों सिंपल सी बात है, करंट एसेट का रिटर्न आप कंपेयर करें लॉन्ग टर्म एसेट के कंपेरिजन में, इसका रिटर्न काफ़ी कम है। आपके पास ऐसा, आप इसके देखिए, यदि मान लीजिए कि हाई करंट रेशियो है, इससे मतलब कि आपका करंट एसेट ज़्यादा है, तो करंट एसेट ज़्यादा है, इसका मतलब कि आपके पास आइडल एसेट है जिसको आप यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। तो वेरी हाई करंट रेशियो एक कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी को हर्ट कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए ज़्यादा करंट रेशियो हाई भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये आपको इस PDF की यदि रिक्वायरमेंट है, जिसमें आपका सारा का सारा कंसेप्ट क्लियर है, दोस्तों ये नंबर आपको मैं लिख रहा हूँ, इस नंबर पर मुझे व्हाट्सएप कीजिए, तो इस तरह का जो पेड PDF है उसके बारे में आपको डिटेल बताऊंगा। दोस्तों आप देखिए रिलेशनशिप जरा देखिए करंट रेशियो में और NWC में, तो जब CR 1 है तो NWC 0 होता है, ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। जब आपका CR 1 है, देखिए NWC का फॉर्मूला ये मैंने आपको बताया ना, NWC का फॉर्मूला क्या बताया, CA माइनस CL, तो CR 1 है मतलब ये दोनों बराबर है, तो NWC 0 ही तो होगा। और यदि मान लीजिए कि CR 1 से ज़्यादा है, तो CR यदि 1 से ज़्यादा है मतलब CA आपका CL से बराबर है, तो NWC होता है CA माइनस CL, होता है ना, तो ये ग्रेटर देन 0 होगा, पॉजिटिव होगा। और यदि CR लेस देन 1 होगा तो NWC नेगेटिव होगा। तो ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर रखना है, नेट वर्किंग कैपिटल आपका, ठीक है। करंट रेशियो को एनालाइज करते हैं रिलेवेंट इंडस्ट्री के कंटेक्स्ट में। कुछ इंडस्ट्री जैसे मान लीजिए रिटेल इंडस्ट्री है, उनका वेरी हाई करंट रेशियो होता है। कुछ इंडस्ट्री जैसे सर्विस प्रोवाइडर है, अकाउंटिंग फर्म, उनका लो करंट रेशियो होता है, क्योंकि उनका बिजनेस जो मॉडल है वो ऐसा है कि उनके पास कोई सिग्निफिकेंट करंट एसेट है ही नहीं। ये ऐसा हो सकता है कि दो कंपनी के पास के सेम करंट रेशियो हो लेकिन डिफरेंट लिक्विडिटी पोजीशन हो। जैसे मान लीजिए कि एक कंपनी का लार्ज अमाउंट ऑफ ऑब्सोलेट इन्वेंट्रीज है, ठीक है, तो करंट रेशियो डज नॉट फोकस ऑन ब्रेकअप ऑफ एसेट और एसेट क्वालिटी। द करंट रेशियो इज इन आइसोलेशन डज नॉट मीन एनीथिंग। यदि आइसोलेशन में बात की जाए तो शेयर कोई मतलब ही नहीं है, ये कोई इंसाइट नहीं प्रोवाइड करता है, इट डिड नॉट प्रोड्यूस एनी प्रॉफिटेबिलिटी, ठीक है। यदि मान लीजिए कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी इक्वल में बढ़ रहा है, तो इस कारण से क्या होगा कि ये रेशियो घटेगा, और यदि इक्वल में घट रहा है तो ये रेशियो आपका बढ़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए ये सब आपका करंट रेशियो पे जितना भी एनालिसिस था वो मैंने आपको समझा दिया। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं, वो है DER। अभी आपको मैंने बताया था ना, ये कोई भी रेशियो आपको याद नहीं करना पड़ेगा, अभी मैं आपको समझा रहा हूँ एक रेशियो को, क्योंकि देखिए समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिए करंट रेशियो कभी नहीं भूलिएगा, उस पर जो भी एनालिसिस रहेगा उसको आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों DER का मतलब है डेब्ट इक्विटी रेशियो। डेब्ट इक्विटी रेशियो एक गियरिंग रेशियो के अंतर्गत आता है। गियरिंग रेशियो एक मैट्रिक है जिसके आप लोग यूज़ करते हैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए किसी भी एंटिटी का ऑपरेशन में फंडिंग कितना है, ठीक है। तो दोस्तों DER किसके किसके भी नाम में ही लिखा हुआ है, डेब्ट को नोमिनेटर में लिखिए, इक्विटी को डिनोमिनेटर में लिखिए, तो हो जाएगा हमारा डेब्ट इक्विटी रेशियो, डेब्ट अपॉन इक्विटी। ये इंडिकेट करता है लोन कैपिटल और कैपिटल रेज बाय वे ऑफ इक्विटी के बीच में। देखिए डेब्ट मतलब क्या होता है, आपने जो लोन से जो कैपिटल रेज किया है और आपने जो कैपिटल रेज किया है इक्विटी से, ठीक है, इसके बीच के रेशियो को डिनोट करता है। तो आपको याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो नोमिनेटर में दोस्तों हम लोग लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी को डेब्ट लेते हैं। अब देखिए ये टर्म क्या है, ये टर्म आएगा LTOS, लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी क्या हो सकता है आपका बताइए। लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी आपका टर्म लोन हो सकता है, अभी आपको बताया था ना दोस्तों, टर्म लोन जो है वो आपका लॉन्ग टर्म आउटसाइड लायबिलिटी है। तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो रेफर्स करता है कि कैसे वो अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करता है और ग्रोथ को करता है विद डिफरेंट सोर्स ऑफ फंड, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर को आप लोग फाइनेंशियल लीवरेज भी कहते हैं, ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का इंपॉर्टेंस समझ में आ रहा है आपको कि कैपिटल स्ट्रक्चर आपका ये बताता है कि हाउ इट फाइनेंशियल इज ऑपरेशन एंड ग्रोथ विद डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फंड, मतलब उसके पास फंड का अलग अलग सोर्स है, तो उसके थ्रू कैसे अपने ऑपरेशन को फाइनेंस करता है। तो दोस्तों देखिए दो मेन फॉर्म है या सोर्स ऑफ कैपिटल है किसी भी कैपिटल स्ट्रक्चर का, एक है इक्विटी कैपिटल और एक है डेब्ट कैपिटल, सिंपल सी बात है। यही दो तरीका है ना सोर्स ऑफ फंड का। तो जो मेन डिफरेंस है लोन कैपिटल और इक्विटी के बीच में ये है कि जो इंटरेस्ट पेबल होता है लोन कैपिटल में हैज़ प्रायर चार्ज एंड हैज़ टू बी पेड बिफोर एनी डिविडेंड कैन बी डिक्लेयर्ड।
मतलब जो भी इंटरेस्ट आपको पे करना है, क्योंकि देखिए आप जो है लोन रेज कर रहे हैं, पब्लिक से लोन रेज कर रहे हैं, तो आपको ब्याज तो देना पड़ेगा ना, तो ब्याज आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। डिविडेंड डिक्लेयर करने से पहले आपको ब्याज देना पड़ेगा। लेकिन यदि हम बात करें वाइल देयर कैन बी नो डिविडेंड विदाउट प्रॉफिट, इंटरेस्ट में हैव टू पेड एवन इफ दे, मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको, देखिए डिविडेंड मतलब लाभांश होता है, लाभांश तब मिलता है जब आपको फायदा हुआ है, तभी आप अपने शेयर होल्डर को, जो जिसने डेप्ट आपका लिया है, उसको आप क्या करेंगे, अपना लाभ लाभ देंगे। मान लीजिए कि लाभांश हुआ ही नहीं, तो क्या काहे का लाभ देंगे, लेकिन आपको डेप्ट कैपिटल में इंटरेस्ट तो देना ही देना है, चाहे आपको लाभ हो या ना हो। ये समझ में आ रहा है आपको, ठीक है, ये मेन डिफरेंस है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया। तो रेशियो को जब कैलकुलेट करते हैं तो उसमें डेप्ट को डिफाइन किया जाता है आउटसाइड लायबिलिटी एज पर द डेफिनेशन। तो डेप्ट के अंदर क्या क्या आएगा वो जरा देखिए, देखिए समझिए, डेप्ट के अंदर क्या क्या आएगा, डिवेंचर आएगा, करंट लायबिलिटी आएगा, और लोन फ्रॉम बैंक आएगा, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आएगा, ठीक है। डिवेंचर समझते हैं ना, डिवेंचर बॉन्ड डिवेंचर, ठीक है। फिर करंट लायबिलिटीज आता है, ठीक है, लोन फ्रॉम बैंक आएगा, और इक्विटी का मतलब है टेंजिबल नेटवर्थ, TNW, ठीक है। टेंजिबल नेटवर्थ कैसे निकालते हैं दोस्तों, एक बार फिर से देख लीजिए बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में। देखिए टेंजिबल नेटवर्थ के लिए पहले नेटवर्थ निकाल लीजिए। नेटवर्थ कैसे निकालते हैं, तो नेटवर्थ निकालने के लिए आप क्या करते हैं दोस्तों, कैपिटल लेते हैं, रिजर्व लेते हैं, और क्रेडिट बैलेंस इन PL अकाउंट लेते हैं। उसके बाद इंटेंजिबल एसेट निकालने के लिए आपको, इंटेंजिबल एसेट के लिए क्या करते हैं दोस्तों, आप गुडविल लेते हैं और प्री ऑपरेटिव एक्सपेंस लेते हैं, माइनस करके आप टेंजिबल नेटवर्थ निकालते हैं। तो ये जो टेंजिबल नेटवर्थ है दोस्तों, ये आपका इक्विटी है। ये क्या है दोस्तों, आपका इक्विटी, ठीक है। तो दोस्तों, और आपका जो आपका ये डेप्ट है वो क्या है, TOSL। TOSL क्या, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। इसके अंदर डिवेंचर आएगा, मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ, TOSL यानी टोटल आउटसाइड लायबिलिटी में आपका क्या क्या आएगा, तो डिवेंचर आएगा, फिर क्या आएगा दोस्तों, उसके बाद दोस्तों आपका आएगा करंट लायबिलिटी आएगा, फिर किसी बैंक से कोई लोन लिया गया है वो आएगा, क्योंकि आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा। और इक्विटी की यदि हम बात करें तो आपका आएगा TNW। TNW कैसे निकलता है, तो नेट वर्थ में से इंटेंजिबल एसेट को माइनस करके। चलिए अब दोस्तों, अब देखिए, एज द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सटर्नल इक्विटी दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी एंड इंटरनल इक्विटी दैट इज कॉल्ड शेयर होल्डर इक्विटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड, देखिए इस डेब्ट, जब आप डेब्ट को नॉमिनेटर में लिख रहे हैं तो डेब्ट आपका एक्सटर्नल इक्विटी है, जिसको हम लोग लायबिलिटी भी कहते हैं। और जब आप नीचे लिखते हैं क्या, इक्विटी, तो इक्विटी आपका इंटरनल इक्विटी है, जिसको स्टॉक होल्डर इक्विटी होता है। तो ये यदि मान लीजिए कि एक यूनिट के पास ज़्यादा डेब्ट है और कैपिटल कम है, तो ये डिसएडवांटेजियस है पोजीशन है, क्योंकि एज अ सर्विसिंग ऑफ लोन दैट इज पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट एंड इंटरेस्ट में बी अ प्रॉब्लम, ठीक है। तो यदि मान लीजिए कि प्रॉफिट नहीं अर्न कर पाया तो उसको प्रॉब्लम होगा। तो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो मिसगाइड कर सकता है इन्वेस्टर को, क्योंकि लो डेब्ट टू इक्विटी रेशियो कैन बी रिजल्ट ऑफ द कंपनी नॉट अप्रोप्रिएटली यूजिंग टेक्नोलॉजी अवेलेबल। दिस इज इंडिकेशन ऑफ टेक्निकल इनएफिशिएंसी व्हिच वुड बी लो इन लो रिटर्न एवन इफ डेब्ट इक्विटी रेशियो इज लो, ठीक है दोस्तों। यदि हम ऑप्टिमल डेब्ट इक्विटी रेशियो बात करें तो 1:1 होना चाहिए। तो इसको हम हर एक सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ट्रेडर की बात करें तो लोन फ्रॉम फ्रेंड एंड रिलेटिव रिसीव ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस सबऑर्डिनेट टू द बैंक कैन बी ट्रीटेड एज इक्विटी, ठीक है। तो आइडियल कितना आपसे पूछा गया, ऑप्टिमल कितना होता है, तो 1:1 होता है। तो ये तो आपको ध्यान रखना है कैसे आप डेब्ट इक्विटी रेशियो निकालेंगे। तो फॉर्मूला आपको समझ में आ गया। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास रेशियो है वो है टर्नओवर रेशियो। तो टर्नओवर रेशियो आपका एक इफिशियंसी मेजर करता है, जिसके थ्रू आप एसेट को यूटिलाइज कर रहे हैं या मैनेज कर रहे हैं, इसलिए इसे प्रोडक्टिविटी रेशियो भी कहते हैं या इफिशियंसी रेशियो भी कहते हैं। टर्नओवर रेशियो आपको रिलेशनशिप बताता है आपके सेल्स के बीच का और एनी गिवन एसेट। तो आप सेल और किसी एसेट के बीच के रिलेशनशिप को दर्शाते हैं। ये आपको बताता है रेशियो बिटवीन हाउ मच अ कंपनी हैज इन्वेस्टेड इन वन पार्टिकुलर टाइप ऑफ ग्रुप ऑफ एसेट एंड द रेवेन्यू सच एसेट इज प्रोड्यूसिंग फॉर द कंपनी। मतलब आपके पास एक ग्रुप ऑफ एसेट है, तो उस पार्टिकुलर कंपनी ने कितना उस ग्रुप ऑफ एसेट में इन्वेस्ट किया और फिर उसको कितना रिटर्न मिल रहा है वहाँ से, ये हमें बताता है टर्नओवर रेशियो। तो इसके अंदर कुछ एक्टिविटीज़ रेशियोज हैं जो कि फंड इन्वेस्टमेंट का इफेक्टिवनेस को बताते हैं और उसकी परफॉर्मेंस को इफेक्टिवनेस को बताते हैं। इसमें पहला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल, डेब्टर टर्नओवर रेशियो और क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो। एक एक करके डिस्कस करते हैं तीनों को। तो पहला टर्नओवर रेशियो हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। आपको रखने का कोई जरूरत नहीं है, समझने का प्रयास कीजिए दोस्तों। ये जो स्टॉक टर्नओवर रेशियो है वो रिलेशनशिप बताता है आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसे COGS भी कहते हैं, एंड एवरेज स्टॉक, ठीक है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और स्टॉक वेलोसिटी रेशियो। ये मेजर करता है कि हाउ मेनी टाइम्स अ कंपनी हैज सोल्ड एंड रिप्लेस इट इन्वेंट्री ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब इन्वेंट्री समझते हैं ना, एक पार्टिकुलर कंपनी है उसके पास जो सामान उसके पास रखा गया है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मान लीजिए, तो वो इसका इन्वेंट्री होता है। एक पार्टिकुलर टाइम पीरियड, मान लीजिए कि 1 साल की बात करें, तो 1 साल के अंतर्गत उसने कितना बार अपने इन्वेंट्री को बेचा है
सोल्ड किया है ना, और उसको रिप्लेस किया है एक सर्टेन टाइम पीरियड में। तो इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, आप जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, जो COGS है, उसको एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आपको मिल जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। तो ये आपको क्लियर है, COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को आप डिवाइड कर दीजिए किससे, एवरेज इन्वेंट्री से। तो सिंपल सी बात है, आपको ये बताएगा कितना बार जो है कंपनी ने अपने इन्वेंट्री को रिप्लेस किया। देखिए दोस्तों, अब मैं इसमें एग्जाम्पल समझाता हूँ दोस्तों। जैसे मान लीजिए कि इसके पास जो सामान था, जो सामान था दोस्तों, उसका जो कॉस्ट है वो मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ है। कितना है, 1 लाख रुपीज़ टोटल कॉस्ट है दोस्तों, इसके पास 1 लाख रुपीज़। ठीक है, और दोस्तों इसका जो डिनोमिनेटर में दिखा रहे हैं वो एवरेज इन्वेंट्री को दिखा रहे हैं। तो दोस्तों मान लीजिए कि एवरेज इन्वेंट्री जो है इसका वो मान लीजिए कि 500 आइटम्स हैं। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या समझ रहे हैं, एक समय पे एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट होता है दोस्तों। ठीक है, एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट, तो ये मान लीजिए कि 5 लाख है, मतलब एक समय पे जो जो इसके बाद इन्वेंट्री भेजा जा रहा है उसका कॉस्ट है दोस्तों 50,000। तो आप समझ सकते हैं कि इसका जो रेशियो आएगा, मान लीजिए 10 लाख है तो 20 आ जाएगा, मतलब 20 बार जो है इसका इन्वेंट्री सोल्ड हुआ है और रिप्लेस हुआ है। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है स्टॉक टर्नओवर रेशियो का। तो दोस्तों कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो होता है वो कैसे निकालते हैं हम लोग, इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड, मतलब आपने जो गुड्स को मैन्युफैक्चर किया उसका कॉस्ट, ठीक है, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो इसका फॉर्मूला COGS का क्या होगा कि आपका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो, ठीक है, प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री। उसके बाद दोस्तों एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री निकाल लीजिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री निकाल लीजिए, डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। ठीक है, मतलब इन्वेंट्री जब खुला तब कितना बैलेंस था और क्लोजिंग जब हुआ तब कितना बैलेंस था, तो उसको दो से तो एवरेज निकाल लेते हैं। यदि आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं पता है तो नेट सेल फिगर को यूज कर सकते हैं नंबरेटर में, और इफ ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री इज अननोन क्लोजिंग बैलेंस कैन बी द डिनोमिनेटर। यदि मान लीजिए कि बोथ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ऑपरेटिंग इन्वेंट्री नॉट अवेलेबल इन डाटा, तो फॉर्मूला हो जाएगा सेल्स अपॉन इन्वेंट्री। ठीक है, तो फॉर्मूला आप ये भी यूज कर सकते हैं सेल्स अपॉन इन्वेंट्री। यदि आप ये कब यूज करना है, जो आपको ओपनिंग इन्वेंट्री नहीं पता है और क्लोजिंग इन्वेंट्री नहीं पता है। ठीक है, तो इसको मैनेजमेंट, इससे ये मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि इसका इन्वेंट्री रीऑर्डरिंग शेड्यूल क्या होगा, कब हमारा पूरा का पूरा स्टॉक रन आउट हो जाएगा। और दोस्तों इस बेसिस पे वो इफिशिएंटली एनालाइज कर पाता है कि अपना रीऑर्डरिंग इज बीइंग मैनेज बाय द परचेजिंग डिपार्टमेंट, मतलब आज वो पता कर पाता है कि अगला रीऑर्डर हमें कब करना है, क्योंकि उसको पता है कि हाँ एक साल में हमारे पास, एक फाइनेंशियल ईयर में इतना बार हमारे पास स्टॉक डिप्लीट होता है, तो उसके पास एक फ्रीक्वेंसी पता चल जाती है दोस्तों इस पर्टिकुलर फॉर्मूला से। देखिए उसकी सेल्स और उसकी इन्वेंट्री, ठीक है, तो उसको पता चल जाता है कि हाँ द इन्वेंट्री होल्डिंग लेवल मेजर द एवरेज लेंथ ऑफ टाइम रिक्वायर्ड टू सेल इन्वेंट्री। इसका जब हम लोग फॉर्मूला कॉन्सेप्ट देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये। जैसे कि आप यहाँ पे निकाले थे ना इस पार्टिकुलर क्वेश्चन में, यहाँ से देख सकते हैं आप, देखिए यहाँ पे COGS हमने निकाला था, यहाँ पे स्टॉक टर्न देखिए नेट सेल था, तो नेट सेल आपको देखिए दिया हुआ था, देखिए ना यहाँ पे, तो नेट सेल आपको, नेट सेल कितना दिया हुआ है, देखिए नेट सेल दिया हुआ है दोस्तों आपका 15 लाख। ठीक है, 15 लाख का इसमें सेल हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में। और दोस्तों आपको स्टॉक जो इन्वेंट्री है वो कितना है, तो वो है दोस्तों आपका, देखिए ये कॉस्ट है, ये जो आपका ये जो 1,28,250 है दोस्तों, ये सब रुपीज़ में है ना। तो ये ऑल ऑफ दिस डाटा आर इन रुपीज़। ठीक है, तो करंट एसेट कितना है, क्विक एसेट कितना है, करंट लायबिलिटी कितना है, फिर दोस्तों तो आप देख सकते हैं इन्वेंट्री जो है दोस्तों, एक इन्वेंट्री आपके पास कितना है 1,28,200 है। तो आप क्या करेंगे, इससे आप मान लेंगे COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, गुड्स या सेल्स, और इसे आप मान लेंगे क्या, इसे आप मान लेंगे आपका डिनोमिनेटर। ठीक है, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा स्टॉक टर्नओवर रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो। ठीक है, तो नेट सेल आपका 15 लाख का हुआ और स्टॉक आपका इन्वेंट्री है इतना, तो आप निकाल सकते हैं कि कितना इन्वेंट्री आपके पास ये है, स्टॉक टर्नओवर रेशियो कितना है। तो ये सब फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं जो है डेब्टर टर्नओवर रेशियो। मैंने बताया ना 3 रेशियो है इसमें, ये आपको बताता है एफिशिएंसी विद रिसीवेबल और बीइंग मैनेज, तो रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी कहते हैं। ठीक है, तो या इसको वेलोसिटी रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये वेलोसिटी बताता है डेब्ट कलेक्शन ऑफ फर्म, ये इंडिकेट करता है कि स्पीड ऑफ कलेक्शन ऑफ क्रेडिट सेल। तो यहाँ पे क्या करते हैं आप, नेट क्रेडिट सेल को एवरेज रिसीवेबल से डिवाइड कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सिंपली मेजर्स हाउ मेनी टाइम द रिसीवेबल आर कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पार्टिकुलर पीरियड। ठीक है, तो आप रिसीवेबल की लिक्विडिटी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं।
इसमें दो फॉर्मूला है, पहला है नेट, दो कंपोनेंट है, पहला है नेट क्रेडिट सेल और दूसरा एवरेज ट्रेड अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो न्यूमरेटर उसमें आपका क्रेडिट सेल आएगा। ठीक है, यदि मान लीजिए कि अवेलेबल नहीं है तो टोटल सेल को आप यूज़ कर लेंगे न्यूमरेटर में। ठीक है, तो देखिए वैसे तो आपको लेना क्या है, आपको लेना है नेट क्रेडिट सेल को, ये डाटा नहीं दिया हुआ तो आप टोटल सेल को ही ले लीजिए। और अकाउंट रिसीवेबल जो हमारा डिनोमिनेटर रहेगा वो होता है ओपनिंग रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग रिसीवेबल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, कभी कभी ओपनिंग रिसीवेबल नहीं दिया रहता है तो जो क्लोजिंग बैलेंस रिसीवेबल का वही ले लेंगे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ज़्यादा वैल्यू यदि डेबिट डिनोमिनेटर रिसीवेबल उतना ज़्यादा एफिशिएंट होगा। ठीक है, अब जैसे इस एग्जांपल में आप देखिए बैलेंस शीट में जो हमने निकाला है आपका ये जो रेशियो है हमारा डेब्टर टर्नओवर रेशियो, जो कैसे निकाला है वो जरा देखिए यहाँ पे, सब कंसेप्ट क्लियर होगा आपका। तो दोस्तों देखिए डेब्टर टर्नओवर रेशियो हमने कैसे निकाला, तो डेब्टर जो है डेटर जो है उसको हमने लिखा नॉमिनेटर में, नेट सेल को लिखा डिनोमिनेटर में और इंटू 12 किया तो हमें मिल गया, इसका फ्रीक्वेंसी मिल गया और कितना मिल गया हमको 1 मंथ। ठीक है, और देखिए स्टॉक टर्नओवर रेशियो हमें कितना मिला, 12 मिला। मतलब 12 बार जो है एक फाइनेंशियल ईयर में हमारा रिसोर्स डिप्लीट हो रहा है, 12 बार हम लोग रीऑर्डर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये बताता है हमें। चलिए, तो ये सब कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट रेशियो पे आते हैं। इसके बाद जो दोस्तों नेक्स्ट रेशियो है वो है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड। ठीक है, तो डेटर होल्डिंग लेवल जिसे कहते हैं। तो ये सिग्निफिकेंस है कि डेटर ऑफ कंपनी को मैनेज करने के लिए इसे डेटर वेलोसिटी रेशियो भी कहते हैं। ये इंडिकेट करता है टाइम इट टेक्स फॉर द बिजनेस टू रिसीव पेमेंट ऑन बाय इट्स क्लाइंट इन टर्म्स ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। कंपनी कैलकुलेट द एवरेज कलेक्शन पीरियड टू मेक श्योर दे हैव इनफ कैश ऑन हैंड टू मीट देयर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन। तो इसको कैसे निकालते हैं हम लोग, एवरेज बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल बाय टोटल नेट क्रेडिट सेल से, ये फॉर्मूला है इसका। ठीक है, एवरेज कलेक्शन पीरियड को निकालने का, इतना डिटेल में नहीं जाना है हमें। फिर क्रेडिटर टर्नओवर रेशियो में का एक फॉर्मूला है। ठीक है, इसको एक बार देख लीजिएगा, उतना डिटेल में हमें जाके नहीं पढ़ना है। फिर आप दोस्तों वर्किंग कैपिटल बैक को समझिए। WCG जो है, जो हम जिसको हमने बताया था आपको कि NWC में से आपका करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग को मैनेज करते हैं, इसको कैसे मतलब होता है दोस्तों, इसमें क्या होता है कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटी एक्सक्लूडिंग बैंक बोरोइंग। तो करंट एसेट का जो एक पार्ट होता है वो फाइनेंस होता है करंट लायबिलिटी से। ठीक है, अदर देन बैंक बोरोइंग द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द करंट एसेट विच रिक्वायर्ड फाइनेंसिंग इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल गैप। समझिए बात को, तो आपको मैंने बताया ना कि आपका जो करंट एसेट का जो पार्ट होता है वो करंट लायबिलिटी से फाइनेंस होता है। ठीक है, और जो रिमेनिंग पोर्शन है उसको फाइनेंसिंग कहाँ से मिलता है, देखिए समझिए, यदि मान लीजिए कि ये हमारा करंट एसेट है। ठीक है, तो इसमें से कुछ फाइनेंसिंग जो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, करंट लायबिलिटी से हो रहा है। लेकिन बाकी जो बचा हिस्सा ये फाइनेंसिंग कहाँ से होगा, तो WCG से होगा। ठीक है, तो बैंक डू नॉट ग्रांट एडवांस टू द फुल एक्सटेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल गैप। हाँ, तो बैंक जो है पूरा का पूरा वर्किंग कैपिटल गैप का एक्सटेंट का एडवांस नहीं ग्रांट करती है, तो बॉर्डर को कुछ पार्ट अपना फाइनेंस करना पड़ता है वर्किंग कैपिटल गैप में आउट ऑफ अदर कैपिटल और लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, तो इसीलिए इसका जो फॉर्मूला है वो है उसमें से पहले नेट वर्किंग कैपिटल माइनस अदर बैंक बोरोइंग को माइनस करते हैं। नेट वर्किंग कैपिटल क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट एसेट ओवर टोटल करंट लायबिलिटी कैपिटल। तो ये प्रमोटर कंट्रीब्यूशन बताता है बेनिफिट बॉट फ्रॉम लॉन्ग टर्म सोर्सेज। ठीक है, एक्सेस ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्स और लॉन्ग टर्म यूजेज, तो मार्जिन को दिखाता है या लॉन्ग टर्म सोर्स से। दोस्तों मार्जिन और नेट वर्किंग कैपिटल एक ही चीज़ है ना, जो कि बोरोवर प्रोवाइड करती है करंट एसेट को फाइनेंस करने के लिए। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, यदि हम मार्जिन की बात कर रहे हैं तो मार्जिन कुछ और नहीं है बल्कि नेट वर्किंग कैपिटल ही है। ठीक है, ये कंसेप्ट आगे यूज होगा। चलिए, ये सब कंसेप्ट क्लियर है। अब दोस्तों हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं, वो है प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। दोस्तों प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को हम लोग PL स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, इसमें ये एक तरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। दो तो हमने पढ़ा, बैलेंस शीट और ये काम आगे पढ़ेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट आपको बताता है कि रेवेन्यू एंड द एक्सपेंसेस इनकर्ड ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड में कितना रेवेन्यू हुआ और कितना हमारा एक्सपेंस हुआ, इसको हम लोग इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस भी कहते हैं, ऑपरेशन भी कहते हैं। तो ये कंपनी की एबिलिटी को दर्शाता है कि वो प्रॉफिट को जनरेट कर पा रही है अपने रेवेन्यू को बढ़ाकर, कॉस्ट को घटाकर, या दोनों को कर। ठीक है, दोस्तों रेवेन्यू बढ़ेगा या कॉस्ट घटेगा तभी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अब दोस्तों एलिमेंट क्या क्या है, पहला रेवेन्यू, जिसको नेट सेल कहते हैं। तो ये वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज को बताता है जो कंपनी अपने कस्टमर को बेची है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है COGS, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के बारे में। टोटल अमाउंट ऑफ एक्सपेंसेस related to the product creation process including the cost of material labor, cost of goods sold into direct cost and overhead cost। direct cost में आपका material, part of produce purchased, construction item purchase for resale, labor cost, shipping cost और expense that can be actually associated with object and its production। overhead cost में labor cost, equipment cost, rent cost, ये सभी आता है। ठीक है, तो ये हमारा cost of goods sold, ये सब इसका component है।
दोस्तों यदि हम ग्रॉस प्रॉफिट की बात करें तो ग्रॉस प्रॉफिट होता है नेट रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होता है, इसके अंदर आपका सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आएगा। सेलिंग एक्सपेंस में वैसा एक्सपेंस आता है जो कि प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग सेल्स बाय कंपनी इंक्लूडिंग मिसलेनियस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, सेल्स कमीशन, ऑल द एक्सपेंसेस कनेक्टेड विद कंपनी ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन, सैलरी ऑफ द ऑफिस एम्प्लॉय, इंश्योरेंस, ये सभी के सभी हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस के पार्ट होते हैं। ऑपरेटिंग इनकम में क्या होता है, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सक्लूडिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो ग्रॉस प्रॉफिट में से ऑपरेटिंग इनकम को ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हटा दीजिए तो आपको ऑपरेटिंग इनकम मिल जाएगा, ठीक है। तो अदर एक्सपेंस क्या होगा, कंटेन ऑल ऑफ द अदर इनकम और एक्सपेंस दैट वे नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीवियस एंट्रीज, ठीक है। इसमें है इनकम बिफोर इनकम टैक्स। तो ऑपरेटिंग इनकम इंक्लूडिंग और एक्सक्लूडिंग अदर इनकम एक्सपेंस। इनकम टैक्स होता है ऑल स्टेट एंड लोकल टैक्सेस विच आर बेस्ड ऑन रिपोर्टेड प्रॉफिट ऑफ द एंटरप्राइजेस। नेट इनकम क्या होता है दोस्तों, नेट इनकम होता है अमाउंट ऑफ मनी रिमेनिंग आफ्टर टेकिंग द नेट सेल ऑफ अ बिजनेस एक्सक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस टैक्सेस डेप्रिसिएशन अदर कॉस्ट। अब दोस्तों कुछ प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आते हैं, एक हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है और एक नेट प्रॉफिट रेशियो है, ठीक है। इसको जरा देख लेते हैं दोस्तों। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला है सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो को एक परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं तो इसे ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल इंटू 100 कहते हैं, यानी नेट सेल का कितना परसेंट आपका प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ता किस लिए कारण से, मान लीजिए कि सेल प्राइस बढ़ गया, ठीक है, और लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये सब है दोस्तों। इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है आपको। तो नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला देखिए, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल होता है दोस्तों। एक इंपॉर्टेंट रेशियो है DSCR, इसको जरा देख लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। DSR होता है डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो। ये एक रेशियो है जिसमें आपको बताता है कैश अवेलेबल टू कैश रिक्वायर्ड फॉर डेब्ट सर्विसिंग। इन अदर वर्ड इट इज रेशियो ऑफ द सफिशिएंसी ऑफ द कैश टू रिपे द डेब्ट। मतलब आपके पास सफिशिएंट कैश है या नहीं कि आप अपने डेब्ट को रिपे कर सकें, ठीक है। ये कंपनी की एबिलिटी को दर्शाता है कि वो अपने करंट डेब्ट को सर्विस कर सके बाय कंपेयरिंग ए नेट ऑपरेटिंग इनकम विद टोटल डेब्ट सर्विस ऑब्लिगेशन। DSCR आपको ये बताता है कि वेदर अर्निंग आर एडिक्वेट टू मीट द बर्डन ऑफ फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस, द बोरोइंग कंसर्न इज रिक्वायर्ड टू पे इंटरेस्ट ऑन द लोन एंड ऑल्सो टू पे द स्टिपुलेटेड इंस्टॉलमेंट। तो इसके पास सफिशिएंट अर्निंग होना चाहिए ताकि अपने फाइनेंशियल कमिटमेंट को मीट कर सके। इसका फॉर्मूला याद रखिए, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन अपॉन प्रिंसिपल। उसको रेशियो रटना ही पड़ेगा, ऐसा कोई उपाय नहीं है। इसका फॉर्मूला रट लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आता है DSCR से, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आप मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ जिससे आपका कंसेप्ट एकदम क्लिस्टर क्लियर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपका ऑपरेटिंग रेवेन्यू दे रखा है, ठीक है, फिर आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखा है, ओवरहेड एक्सपेंस दे रखा है। अब इसको कैसे यूज करेंगे उसको जरा देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले इसमें आपको GP रेशियो और NP रेशियो निकालते हैं। GP का फॉर्मूला है नेट सेल माइनस COGS। तो नेट सेल जरा देखिए कितना है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है ना। देखिए इसमें स्टेप वाइज समझिए। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपका कितना, टोटल ऑपरेटिंग इनकम आपका निकला 15,000 है ना। उसके बाद फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपने निकाला 7,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा नेट सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी 8,000। तो आपने ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लीजिए और नेट सेल आपका कितना है 15,000 का है, तो आप उसके बेसिस पे GP रेशियो निकाल सकते हैं। NP रेशियो निकालने के लिए और नीचे आइए, तो और नीचे में आप देखिए क्या क्या माइनस कीजिएगा। रेंट हुआ, इंश्योरेंस हुआ, ऑफिस सप्लाइज हुआ, यूटिलिटीज़ हुआ, ये सभी को माइनस कीजिएगा तो आपको नेट प्रॉफिट मिलेगा 5,000 का, और उसको डिवाइड कर दीजिए आपके नेट सेल से तो आपको मिल जाएगा 33.33%। ऑपरेटिंग इनकम होता है GP माइनस ओवरहेड, ठीक है। ये सब फॉर्मूला एक बार देख लीजिए। अब दोस्तों करंट रेशियो का मैं आपको एक कंपैरेटिव एनालिसिस बता देता हूँ। आपकी मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन पूछा, कंपनी है, कंपनी बी, कंपनी सी, सबका करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो दे दिया हुआ। आपको बताना है कंपनी सी का जरा देखिए करंट रेशियो है 2.22, ठीक है। मतलब कंपनी के पास 2.22 करंट एसेट है हर एक वन लायबिलिटी के लिए। तो कंपनी सी सबसे ज़्यादा लिक्विड है क्योंकि सबसे ज़्यादा इसका करंट रेशियो है, ठीक है, और अपनी लायबिलिटी को आसानी से पे कर सकती है। लेकिन हमको एक फर्दर इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा कि हमको ब्रेकअप देखना पड़ेगा करंट एसेट का, और तब इसको हम लोग सेम क्वेश्चन को आंसर करेंगे। अब जरा देखिए, यदि हम करंट एसेट का ब्रेकअप देखें तो कैश आएगा, रिसीवेबल आएगा, इन्वेंट्री आएगा, ठीक है। तो ये तीनों पार्ट होता है हमारा करंट एसेट का, जिसको हम स्टॉक भी बोलते हैं। तो देखिए इसमें एक कंपनी में क्या देखेंगे कि रिसीवेबल इसका 300 है, कंपनी बी में रिसीवेबल आपका कैश आपका 160 है, और कंपनी सी में इन्वेंट्री आपका 400 है। ऐसा मान लीजिए 3 केस है। तो कंपनी सी में देखिए क्या है, समझने का प्रयास कीजिए यहाँ दोस्तों। कंपनी सी में क्या है, हैज ऑल ऑफ द करंट एसेट एज इन्वेंट्री, बिल्कुल सही बात है। फॉर पेइंग द शॉर्ट टर्म डेप्ट कंपनी सी विल हैव टू मूव द इन्वेंट्री इनटू सेल एंड रिसीव कैश फ्रॉम कस्टमर, बिल्कुल सही बात है। उसको अपनी इन्वेंट्री को सेल में बदलना पड़ेगा और कैश को कस्टमर लेना पड़ेगा।
तो इन्वेंट्री को ज़्यादा समय लगता है कि हम कैश में बदलने के लिए। देखिए सबसे पहले रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री होगा, WIP इन्वेंट्री होगा, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री होगा, तब सेल प्रोसेस होगा, तब कैश मिलेगा, तो इसमें लॉन्गर टाइम मिलेगा। तो इन्वेंट्री जो होता है वो लेस रिसीवेबल होता है या कैश से। तो ये 2.22 का करंट रेशियो है, तो यहाँ पे इस समय ज़्यादा नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो आपको बाइफर्केशन देखना पड़ेगा कि करंट एसेट आखिर किस रूप में वो यूटिलाइज कर रहा है, कैश के फॉर्म में है या रिसीवेबल के फॉर्म में है या इन्वेंट्री के फॉर्म में है, ठीक है। आप कंपनी ए को देखिए, कंपनी ए के पास जितना भी करंट एसेट है वो रिसीवेबल के फॉर्म में है, ठीक है। तो उसको यदि शॉर्ट टर्म डेट को पे करना है तो कंपनी ए को रिकवर करना पड़ेगा इस अमाउंट को अपने कस्टमर से। तो ये यहाँ पे रिस्क एसोसिएटेड है ना। मान लीजिए रिसीवेबल उसको मिला नहीं, रिसीवेबल समझते हैं ना, जो उधारी होता है वही रिसीवेबल होता है। और यदि कंपनी बी में देखिए आप, इसके पूरा का पूरा कैश है करंट एसेट में, तो अब जबकि इसका रेशियो 1.45 है, लेकिन यदि आप सबसे बेस्ट प्लेस कौन किसका है, ये कंपनी बी का है। दोस्तों कभी ऐसा क्वेश्चन यदि आ जाए, ठीक है, कि बताओ एनालाइज करो कौन सा कंपनी बेटर परफॉर्म कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि कंपनी बी बेटर परफॉर्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका पूरा का पूरा करंट एसेट जो है वो कैश के फॉर्म में है। यदि कंपनी ए का भी है रिसीवेबल के फॉर्म में, मतलब उसको पैसा, उसको उधारी पे पैसा दिया हुआ है, उसको मिलेगा पैसा, लेकिन उस पर रिस्क भी तो है, नहीं भी तो मिल सकता है ना। तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो कंपनी ए का, कंपनी बी का सबसे बेटर पोजीशन है, उसके बाद कंपनी ए का है, और फिर फाइनल है कंपनी सी का। चलिए ये चीज़ क्लियर हो गया। चलिए अब दोस्तों लास्ट टॉपिक पे आते हैं, वो है फंड फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट आपको क्या बताता है, रीजन फॉर चेंजेस और एनोमैलीज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी बिटवीन टू बैलेंस शीट। मतलब दो बैलेंस शीट के बीच में आखिर जो चेंजेस आए हैं उसके कारण क्या है, ठीक है। आपको इनफ्लो बताएगा, आउटफ्लो बताएगा फंड का, या सोर्स बताएगा, एप्लीकेशन बताएगा फंड का एक पार्टिकुलर पीरियड में, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या बताता है, वो कैश फ्लो का स्टेटमेंट बताता है, एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्योंकि आपको बैलेंस शीट में जो चेंज आ रहा है वो बताता है, और वो कैसे आपका कैश और कैश इक्विवेलेंट को ब्रेक अफेक्ट करता है। अब जरा डिफरेंस को देखिए फंड फ्लो और कैश फ्लो में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग कैश बेसिस पे प्रिपेयर करते हैं, लेकिन फंड फ्लो स्टेटमेंट को एक्चुअल बेसिस पे। दोस्तों कैश बेसिस का मतलब क्या हुआ, जब हमें कैश मिलेगा तभी हम उसका एंट्री करेंगे। एक्चुअल बेसिस पे क्या हुआ कि आज मान लीजिए कि बिल पेबल है, आज हमने बिल पे कर दिया, तो हमने अपने अकाउंट में डाल दिया कि इतना तारीख को मुझे इसका पैसा मिल जाएगा, ये एक्चुअल बेसिस होता है। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट एक्चुअल बेसिस पे होता है और कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बेसिस पे होता है। फंड फ्लो जो होता है अकाउंट टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन द पैटर्न ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। कैश फ्लो स्टेटमेंट डिपेंड ओनली इफेक्ट ऑफ कैश ट्रांजैक्शन। एक मान लीजिए एग्जांपल समझते हैं, कोई इंडिविजुअल है, उसने मशीनरी सप्लाई किया एक कंडीशन के साथ कि जो सेल कंसिडरेशन होगा उस मशीनरी का, उसको शेयर कैपिटल, फर्म के शेयर कैपिटल से पेमेंट करूँगा। तो आप देखिए उस फर्म का जो बैलेंस शीट होगा जिसने मशीनरी परचेज किया, तो मशीनरी जो होगा उसका एसेट में एसेट को इंक्रीमेंट दिखाएगा, तो वो लॉन्ग टर्म यूज में आ जाएगा, एंड द कैपिटल वुड अपीयर एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स इन द फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो दोस्तों देखिए मशीनरी को उसने कहाँ दिखाया, इंक्रीज इन एसेट वुड अपीयर एज लॉन्ग टर्म यूज एंड कैपिटल वुड अपीयर एज लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ द फंड। और कैश फ्लो स्टेटमेंट में क्या होगा कि कुछ ही साइड में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन तो हुआ नहीं है, जब ट्रांजेक्शन होगा तभी हम इसको दिखाएंगे। तो देखिए उसने क्या किया कि जो मशीनरी है उसको दिखा दिया एसेट साइड में, और कैपिटल को दिखा दीजिए लॉन्ग टर्म सोर्स में फंड फ्लो स्टेटमेंट में, दोनों तरफ बैलेंस करने के लिए। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट में कोई भी एंट्री नहीं होगा क्योंकि कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं है। तो बेसिकली एनी चेंज इन द एसेट एंड लायबिलिटी मे रिजल्ट इन द इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ द फंड, आपको पता ही है, लेकिन हमेशा नहीं होता है, ठीक है। एज इन द केस ऑफ डेप्रिसिएशन ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। अब मान लीजिए किसी एसेट का डेप्रिसिएशन हो रहा है या रिवैल्यूएशन हो रहा है, तो वहाँ पे कोई इनफ्लो आउटफ्लो फंड तो है नहीं, ठीक है। तो वैसा ही एसेट और लायबिलिटी आपका स्टेटमेंट का पार्ट होगा, जिसके कारण आपका फंड का फ्लो हो रहा है बिजनेस से। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट को हम लोग क्या करते हैं, सोर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ फंड करते हैं। वेयर कम इन एंड वेयर गोन आउट स्टेटमेंट, या वेयर गॉट वेयर गॉन स्टेटमेंट, नाम है इसका, ठीक है। तो एग्जाम्पल से इस कंसेप्ट को क्लियर करते हैं। जैसे ये आपके सामने एग्जाम्पल है, देखिए एसेट लायबिलिटी आपका देखिए कैपिटल, रिजर्व, टर्म लोन, क्रेडिटर, कैश क्रेडिट, फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट, गुड्स, स्टॉक, गुड डेट। तो दोस्तों ये सब आपका एसेट है, ये सब आपका लायबिलिटीज़ है। अब देखिए 2019 में ये था, 2020 में था, चेंज कितना का हुआ है। आपको ये जो स्टेटमेंट हमने दिखाया, ये जो टेबल मैंने बताया है, ये बैलेंस शीट के बेसिस पे मैंने बनाया है 2019 का 2020 का। तो डाटा मैंने लिखा, देखा कितना का चेंज हुआ है, प्लस हुआ है या माइनस हुआ है। तो दोस्तों अब आप देखिए, आप क्या देखेंगे यहाँ से कि इंक्रीज इन द रिजर्व। अब देखिए रिजर्व आपका बढ़ा है, रिजर्व देखिए अभी कितना था, 50 था, बढ़कर हो गया 60, यानी 10 का बढ़ोतरी हुआ है आपका रिजर्व में। तो रिजर्व में जो इंक्रीमेंट हुआ है ये किस कारण से हुआ है, क्योंकि प्रॉफिट अर्न हुआ, और फिक्स एसेट में डिक्रीमेंट हुआ, और फिक्स एसेट देखिए डिक्रीज हुआ है। समझिए यहाँ पे देखिए फिक्स एसेट आप जरा देखिए इस टेबल में, तो फिक्स एसेट आपका 2019 में था दोस्तों 100 और घट के हो गया 90, तो फिक्स एसेट घटा है।
फिक्स एसेट घटा क्यों? क्योंकि डेप्रिसिएशन हुआ, है ना। और रिजर्व्स आपका बढ़ा क्यों? क्योंकि दोस्तों रिजर्व्स बढ़ा क्योंकि आपने प्रॉफिट अर्न किया। चलिए दोस्तों ये हाँ, और दोस्तों यदि टर्म लोन की बात करें, टर्म लोन में देखिए ये डिक्रीज हुआ है टर्म लोन। टर्म लोन जो था दोस्तों आपका 50 था, हो गया 40, 10 घटा है। क्यों घटा है? क्योंकि रिपेमेंट किया गया होगा, क्योंकि टर्म लोन का आपका इक्विटेड ईएमआई होता है ना, ईएमआई के बेसिस पे उसका पेमेंट होता है, तो उसका रिपेमेंट हुआ होगा इंस्टॉलमेंट का। तो दोस्तों यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि दो बैलेंस शीट को हम कंपेयर कर रहे हैं, कैसे? सोर्स ऑफ फंड को एनालाइज करके डेब्ट और इक्विटी कैपिटल को, और एप्लीकेशन ऑफ फंड को एनालाइज करके। इससे हम लोग ये देख पा रहे हैं कि मनी कहाँ पे खर्च हुआ है और कहाँ मनी रिसीव हुआ है, ठीक है। तो इस बेसिस पे यदि हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने का प्रयास करें तो देखिए कुछ ऐसा बनेगा। देखिए इंक्रीज इन कैपिटल, आपका कैपिटल कितना बढ़ा? देखिए कैपिटल कितना बढ़ा? 20 यूनिट्स बढ़ा, ठीक है। तो यहाँ पैसे लिखेंगे, इंक्रीज इन कैपिटल आपका 20 यूनिट्स हुआ, नेट प्रॉफिट आपका 10 हुआ, डेप्रिसिएशन आपका 10 हुआ, चेंज इन शॉर्ट, अभी आपका लॉन्ग टर्म सोर्स आ गया, चेंज इन शॉर्ट टर्म सोर्स में आपका वर्किंग कैपिटल आपका 30 बढ़ा, ठीक है। इन्वेस्टमेंट आपका 10 बढ़ा, टर्म लोन 10 घटा। तो इस प्रकार से तो ये आपका है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द चेंजेस इन द फंड फ्लो पैटर्न कंपैरिजन ऑफ द मीनिंग ऑफ टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन, कम से कम दो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कंपेयर तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो यदि आपका लायबिलिटी बढ़ रहा है तो सोर्स ऑफ फंड होगा, और एसेट बढ़ रहा है तो यूज ऑफ फंड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। तो दोस्तों ये था हमारा कंसेप्चुअल पोर्सन। होपफुली आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, डिफरेंट रेशियोज कौन से हैं, ठीक है। और दोस्तों रेशियो को कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं दोस्तों, बैलेंस शीट का क्या मतलब है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्या मतलब है। तो मैंने ट्राई किया है सभी के सभी कंसेप्ट को एक पार्टिकुलर वीडियो में कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देने का। दोस्तों यदि लेसन पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कीजिए। इसके बाद मैं आपके लिए केस स्टडी का वीडियो लेकर आऊँगा, इसमें कंसेप्ट आपको क्लियर होगा। दोस्तों मिलते हैं आप लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।